मेरा नाम एलिफ्जी है। मेरा नाम मिस्टर जी है, मिस्टर जेड, जिसने ऑब्जर्विटिज़म की फ़िलॉसफी दी है। मैं एक फ़िलॉसफ़र हूँ। आपके दिमाग में फ़िलॉसफ़र की कोई भी डेफिनेशन हो सकती है, पर मेरे लिए फ़िलॉसफ़र की डेफिनेशन हमेशा से अलग थी। और मेरी फ़िलॉसफ़र की डेफिनेशन में तो ओशो भी फिट नहीं बैठते, क्योंकि फ़िलॉसफ़र कहलाने का जो गर्व है वो हर किसी को नहीं दिया जा सकता जस्ट बिकॉज ही कैन थिंक। पब्लिक में बोलने से व्यक्ति पब्लिक स्पीकर नहीं हो जाता। फ़िलॉसफ़ी के ऊपर कमेंट्री करने से कोई व्यक्ति फ़िलॉसफ़र नहीं हो जाता। एक थिंकर रहेगा। जैसे ओशो फ़िलॉसफ़र से 10 गुना आगे होंगे। मैं ये सब बातों पे बहस नहीं कर रहा। ओशो को तुम भगवान भी मान लो, मानना है तो। वो फ़िलॉसफ़र नहीं थे क्योंकि कोई डिफ़ाइंड फ़िलॉसफ़ी नहीं थी, कोई सिद्धांत नहीं थे। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफ़िज़िक्स, मोरालिटी, एथिक्स के ऊपर खुद की कोई सेल्फ जनरेटेड थ्योरीज़ नहीं थी, जो उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की हो, लागू करने की कोशिश की हो या डिकोड करने की कोशिश की हो। जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था उसके ऊपर अपना मत दिया। तो उन्होंने सदी के संवादों को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। बट इवन ही वॉज नॉट अ फिलोसोफर, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी अ फिलोसोफर एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, आई कैन नॉट बी अ फिलोसोफर अगर मैं ये शर्तें फॉलो नहीं करता। और इसीलिए शायद मुझे 5 साल लग गए आप लोगों के सामने आकर ये बोलने के लिए कि नाउ आई एम अ फिलोसोफर। आने वाले टाइम में एक सीरीज़ में अपनी फ़िलॉसफ़ी ऑब्जर्वेटिज़म पे भी बनाऊंगा। मैं ये काम भी पब्लिश करने में लगा हुआ हूँ। अब अपने ढीलेपन से ही पब्लिश करूँगा, मैं कोई लग के तो कर नहीं रहा। तो अगर मेरे ज़िंदा रहते हुए ये काम आ गया तो ठीक है, वरना तुम लोग खोद के निकाल लेना अगर तुम्हें फ़र्क पड़े तो। मैंने ये बनाने के लिए बनाई थी, ये नहीं सोचा था कि बनाने के बाद फिर इसे बांटूंगा भी, इसे प्रमोट भी करूँगा। जैसे ये सोच के देखा जाए तो यही अब मेरा गोल है, टू प्रमोट एलिप्जी की दुनिया एंड टू प्रमोट ऑब्जर्विटिज्म। वही शायद मैं करने की भी कोशिश भी कर रहा हूँ, वरना कोई रीज़न नहीं है आप लोगों का मुझे जानने के लिए। आदमी कमाल का हूँ मैं, पर उससे क्या करोगे? वॉट डिड आई ब्रिंग ऑन द टेबल? मैंने ऐसा क्या दिया है ठोस जिसके आधार पर आप मुझे गोड बोल सको, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? मुझे वो ताज चाहिए, पर मुझे वो ताज इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे दे दो भाई, मुझे भी पहनना है। मैं भी अच्छा रैप करता हूँ, मैं भी अच्छी शायरी करता हूँ। नहीं, देखो मैं ये हूँ, मैं इस तरीके से सामने आ पाया, बताओ किस में हिम्मत थी? कोशिश यही है कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ, कोई ऐसी बात ना बोलूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बातें अपनी करना चाहता हूँ, मैं बातें अंदर की करना चाहता हूँ। जैसे ये एक व्यक्तित्ववादी फिलॉसफी है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये जितनी भी बातें मैं इस कैमरे के सामने बैठकर कर रहा हूँ, ये मेरा सत्य है। ऑब्जर्वेटिज्म में मानना है कि सत्य व्यक्तिगत होता है, तुम डिसाइड नहीं करोगे। तुम ये कह सकते हो कि मम्मी पापा भगवान का रूप होते हैं, पर ये लोग डिसाइड करेंगे कि ये बात किसका सत्य है और किसका नहीं है। जिसके होंगे वो बोलेगा हाँ मेरे मम्मी पापा भगवान का रूप है। तुम नहीं बताओगे कि मेरे भी मम्मी पापा भगवान का रूप है, और मैं इसलिए नहीं मान लूँगा क्योंकि तुमने बताया। मैं अपने रूल्स बना रहा हूँ और उनको फुलफ़िल कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मैं गोट हूँ। मैं तुम्हें मानने के लिए नहीं कह रहा। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा कि देखो ये है असल में सत्य, ये समझो, नहीं, मत मत समझो। मैं तो चाहता भी नहीं उधर आओ, पर अगर तुम इधर आए तो मैं चाहता हूँ कुछ हो यहाँ। क्योंकि यहाँ एलएफजी की दुनिया, ये जो स्पेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो एक रिवॉल्यूशन मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस कमरे में बंद होकर, जैसे मैं कोशिश तो घंटा कर रहा हूँ, पर
ये देखो, ऐसे करते हैं कोशिश। हर चीज़ कर सकते हो उसका मतलब ये नहीं हर चीज़ करने बैठोगे। वो करो जो तुम करने आए थे, और ये चेक तुम्हें अपने आप को रोज़ देना पड़ेगा, और इसके चक्कर में दुनिया की 99% चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी, बट जो तुम हासिल कर लोगे। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ, जब तुम एक ट्रू आर्टिस्ट होते हो, जब तुम, अच्छा, मैं ये सत्य वाली बात इसलिए कर रहा था ताकि मैं ये बता सकूं कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये मेरा सत्य है। मेरा सत्य मतलब ये सापेक्ष है, ये सीमित है। ये जब मैं बोल रहा हूँ ये सत्य है तो ये मेरा सत्य है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको किसी के ऊपर हावी नहीं कर रहा। हर व्यक्ति लाइफ में अलग अलग फेजेस में होता है, और हर व्यक्ति का अनुभव विशिष्ट और परिवर्तनीय होता है। यानी मैं मानता हूँ हर किसी का सत्य अलग अलग हो सकता है। हमें एक दूसरे से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना अपना सत्य ढूंढना है। जो मैंने आइडेंटिफाई किया, जो मेरी फाइंडिंग्स थी, जो मेरा ऑब्जर्वेटिज्म था, वो मैंने आपसे शेयर किया है। आप डिसएग्री करने के लिए फ्री हो। ये आइडियोलॉजीज़ नहीं है जो मैं किसी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ मेरे हिसाब से मैंने जो डिकोड किया वो ये है। मैंने रियलाइज़ किया हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है। मैंने रियलाइज़ किया कि हर व्यक्ति का जो सत्य है वो सापेक्ष होता है, वो सीमित होता है, और वो उसका पर्सनल होता है, वो उसका व्यक्तिगत होता है। आपके बोल देने से भगवान हो नहीं जाता, और आपके मना कर देने से वो ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। भगवान उसने अपने अंदर बनाया है। उसने अपने अंदर क्या दुनिया बनाई है ये उसकी पर्सनल दुनिया है। तुम्हें जब तक वो एंटरटेन नहीं कर रहा, तुम्हें वहाँ घुसकर उससे बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा अथीस्ट हूँ। मैं अपनी मम्मी को आज तक ये नहीं साबित कर पाया कि भगवान नहीं है, क्योंकि मेरे तर्क से मम्मी की आस्था ज़्यादा मजबूत थी। और अगर मैंने उनसे उनकी लाइफ का वो फाउंडेशनल मोरल कंपास छीन लिया तो मैं इसे हासिल क्या करूँगा। अगर मैंने भी 16 17 18 साल में कंटेंट डाला होता ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता, वो बहुत तीखा होता, क्योंकि तर्क करना तो सीख गया था। पर इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे फालतू की कड़वी बातें करनी थी। आपका सत्य है ये, इसे कड़वा होने की ज़रूरत नहीं है। आपका सत्य कड़वा तब होगा जब आप कड़वे होगे। तो आप कोई सही बात बोल रहे हो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे हर्ट करके बोलोगे, उसे डिमीन करके बोलोगे, सामने वाले को घटिया महसूस कराओगे। आपको कोई अधिकार नहीं है घटिया महसूस कराने का किसी को। तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ना भी सीखो। वो गलतियाँ करेंगे, वो सुधरना चाहेंगे तो वो सुधरेंगे। तुम अपने मूल्य उनके ऊपर मत थोपो। तुम इस बात को समझो कि वो लोग जिस तरीके से चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं वो उनका एक यूनिक तरीका है। वो चीज़ों को वैसे ही देख रहे हैं। जैसे तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी सिगरेट इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना एक ऐसे व्यक्ति को आ रहा होगा सिगरेट पीकर जो 2 दिन में 2 पीता है, या 4 पीता है, या 6 पीता है। तुम्हें लगता है मैं दुनिया को एग्जैक्टली वैसे ही देख रहा हूँ जैसे तुम देख रहे हो, और फिर मैंने अपनी ये हालत कर ली। अगर तुम मेरी ज़िंदगी बचा रहे होगे तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। अगर तुम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से मेरी मदद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ये लग रहा है कि ओ तुम मेरी मदद कर रहे हो। मेरी मदद कर रहे हो तो मेरे गाने बनवाओ। मेरी मदद कर रहे हो तो मेरी फ़िलॉसफ़ी को मुझे प्रमोट करने में, पब्लिश करने में हेल्प करो। मेरी मदद कर रहे हो तो मुझे इस दुनिया को विजुलाइज करने में, प्रेजेंट करने में हेल्प करो। और नहीं कर सकते तो मुझसे फालतू की बकचोदी मत करो। ये हूँ मैं। अगर मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम मेरे बारे में केयर करते हो ढोंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं हूँ ये है ना। मैं जैसा था, मैं क्या कर सकता था लाइफ में पर मैंने क्या नहीं किया, जैसे मैं क्या बन सकता था। हाँ, तो ये भी तो बन सकता था, और ये बना क्योंकि ये बनना चाहता था। अब इसमें जो मुझे मज़ा आ रहा है वो भी तुम्हें नहीं दिख रहा, पर क्योंकि मेरी तकलीफ़ बाहरी होगी तो वो तुम्हें दिखेगी, एंड यू विल बी लाइक बताओ इस व्यक्ति ने अपनी क्या हालत कर ली, ये व्यक्ति आज क्या होता।
इसके अंदर कितना पोटेंशियल था। हाँ, तो नहीं आया ना मज़ा बेंचोद। मैं कई बार विनोद कामली को देखता हूँ, और देखो मैं पर्सनली तो जानता ही नहीं हूँ, कुछ मुझे पता ही नहीं उन लोगों के बारे में, पर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि व्हेन ही रियलाइज्ड कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसे लगी थी दुनिया है, तो वो टूटता चला गया। सेम हैपेंड विद नेजी, सेम हैपेंड विद पीपल जो वापस से अपना मीनिंग रिक्रिएट नहीं कर पाए, जैसे हनी सिंह ने कर लिया। अगर वो नहीं भी कर पाता तो इससे वो थोड़ा सा भी कम अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो जाता। जैसे उसने और बेहतरीन कमबैक किया, वो और गान फाड़ा है, अब उसकी इमेज और मजबूत है, वो और सक्सेसफुल है, गुड फॉर हिम। बट ये सक्सेस का मोहताज नहीं था वो। उसने वो फेज़ भी कंप्लीट जिया, ये फेज़ भी कंप्लीट जी रहा है, अगर जी रहा है तो आई थिंक जी रहा है, अगर जी रहा है तो। पर आइडिया मेरी बात का ही है, मेरी बात मेटाफोरिकल है। आई एम नॉट कमेंटिंग और ऑन देम, क्योंकि आई डोंट वांट कि लोग मुझ पे कमेंट करें। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं मेटाफोरिकली एक बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर बादशाह वो अचीव करके खुश है जो उसको चाहिए था, तो अभी इस बारे में नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये कोई आर्ट है। तुम डिसाइड नहीं करोगे किसी के लिए आर्ट क्या है क्या नहीं है। हाँ, मैं भी कहीं पर बैठकर लूज टॉक कर सकता हूँ, मैं भी ऐसी बातें बोल सकता हूँ, कह रहे ये कोई आर्ट होती है। हाँ, क्योंकि मैं अपने आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड कर रहा हूँ एक बात, और कहीं ना कहीं मेरे फ्लॉन्ट्स वो हैं जो उसके फ्लॉन्ट्स नहीं है। जैसे मैं भी पैसे गाड़ी और वैसी ज़िंदगी जी रहा होता, मैं भी मनी और सक्सेस चेस कर रहा होता, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एनवी हो रहा होता। पर अब मैं कम से कम उन चीज़ों से बिल्कुल फ्री होकर कुछ बातें कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब ये उन लोगों के बारे में नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग पर मेरी कमेंट्री है। राइट, ये क्लेम करना नहीं है कि सी मुझे ये पता है तुम गलत कर रहे हो, नहीं। मैं अपनी लिमिटेशंस में दुनिया को ऐसा देख रहा हूँ, क्या तुम ऐसा देखते हो दुनिया को? क्या तुम कुछ ऐसा करना चाहते थे पर नहीं कर पाए? मैं आज बात करना चाह रहा हूँ एक ट्रू आर्टिस्ट होना क्या है, मैं क्यों क्रिएट करता हूँ, और अगर इस रास्ते पर तुम चले तो तुम्हारी किस तरीके से माच उठ जाएगी। देखो, ये रास्ता तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा। तो इस रास्ते पर तुम तब आओ जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ ना हो, वरना ये मेरी सारी बातें गलत हैं। पर मेरी सारी बातें सही हैं अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो। अब अगर तुमने ये रियलाइज़ कर लिया कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, तो तुम इवेंचुअली लाइफ में कितना भी प्रिटेंड कर लो कि तुम खुश हो, तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे। मेरा मानना है हम सबके अंदर एक विल टू क्रिएट होती है। कोई उसे बाहर की दुनिया में अप्लाई करता है और सक्सेसफुल बन जाता है, कोई उसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो आर्ट के तरीके से निकलने लगती है। कुछ लोगों के लिए वो स्पिरिचुअलिटी का तरीका बन जाता है, वो उनके फेथ से जुड़ जाता है और वो वहाँ पर क्रिएट करते रहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति आपको एकदम मंदिर में एकदम ऐसे करता हुआ दिखता है ना,
तो पहले मैं सोचता था कि क्या चूतिया है ये, फिर मुझे समझ में आया नहीं, भगवान उसके अंदर है, वो संवाद कर रहा है उसके साथ। तुम मत बताओ उसे कुछ, ये उसकी दुनिया है, उसे उसकी दुनिया के साथ अकेला छोड़ दो। वो अपनी लाइफ में जो मीनिंग्स क्रिएट नहीं कर पाया, वो मीनिंग्स उसने अपने अंदर क्रिएट कर लिए। ये उसका सत्य है, ये उसकी सीमाओं में उसका सत्य है, ये उसका सापेक्ष और सीमित सत्य है, पर ये सत्य है। तुम ये बार बार मत, जैसे आज पूरी की पूरी जो एथीज़म और थीज़म की बहस है वो यही बात पर है कि सत्य क्या है। सत्य व्यक्तिगत है, सापेक्ष है, सीमित है। तुम्हें कितना भी श्योरिटी के साथ कुछ भी पता हो, कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। मैं मान रहा हूँ साइंस अभी धीरे धीरे आ रही है, ये आने वाले टाइम में हो सकता है अपने आप को 10 बार काटे। हम लैंग्वेज, नंबर्स, बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेड हैं। हम चूतिए हैं अगर हम ये दावा कर रहे हैं कि हम यूनिवर्स को समझ गए। ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ ली, अगर हमें लगा, मैं इसलिए इन चीज़ों पर सर्टिनिटी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ये 4 5 6 कंसेप्ट्स के ऊपर वो ग्रिप बनाई है कि मैं उसके आसपास वेगली बातें करूँ। मैं नीलिज्म का नील डिग्रेस टाइसन हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके अलावा अगर नील डिग्रेस टाइसन को भी ये लग रहा है ना कि जो उसे पता है वो सर्टिनिटी के साथ सही है, तो ये उसके लिमिटिंग बिलीव्स हैं। वो भी शायद इतना सर्टेन नहीं होगा जैसे, हाँ वो ये सर्टेन हो सकता है कि हाँ जितना रिसर्च अभी तक हुआ है उसके आधार पर ये सत्य है। पर आप ये मत सोचिए कि वो पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। कल को हमको यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं पता चलेंगी, जैसे साले हम आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि प्लूटो प्लैनेट है नहीं है। तो हर कुछ समय वो प्लैनेट है, हर कुछ समय नहीं है। जैसे आज कुछ और सत्य है, कल को कुछ और रिसर्च आएगा, स्टार्स की, प्लैनेट्स की डेफिनेशन हो सकता है फिर चेंज हो जाए। तो डोंट बी टू सर्टेन अबाउट एनीथिंग। हमें आज लग रहा है कि हमें पता है, तो ये सत्य इवॉल्व होगा। कोई भी सत्य एक जैसा नहीं हो सकता एक व्यक्ति के लिए। 2010 में एक बच्चा अपने पापा के बारे में क्या सोच रहा है, वो भले ही वही सोच रहा हो 2020 में, पर एग्जैक्टली वो नहीं सोच रहा होगा। उसका अपने बाप को लेकर ओपिनियन बदला होगा, उसका बाप को देखने का नज़रिया बदला होगा। भले ही वो इवॉल्व होकर और अच्छा हुआ होगा या और बुरा हो गया होगा, जो भी हुआ होगा, पर वो जो भी हुआ होगा वो कहीं ना कहीं उसका सत्य है। वो 2010 में जो बोल रहा था वो भी सच है। तो मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि कल तो तुम ये कह रहे थे, हाँ तो कल उसका सत्य कुछ और था, आज उसका सत्य कुछ और है। मैं बात कर रहा हूँ उसी केस में जिस केस में व्यक्ति सर्टेन है अपनी बात को। जैसे जब मैं आज अपनी बातों को ऑनेस्टली कह पा रहा हूँ, मैं खुद ही करेक्ट कर लूँगा, मैं खुद ही सोचने लग जाऊँगा कि ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि अब अगर कुछ मैटर नहीं करता तो अब मैं ये सब बकवास कर कर क्या करूँ। तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ। मेरा हो सकता है डेटा गलत हो जाए, नंबर गलत हो जाए, मैं कोई गलत बात बोल दूँ, उसे मेटाफोरिकली सोचना है। वैसे भी मैं उन चीज़ों का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के नहीं बैठा। अगर मैं गांधी जी का कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो मैं गलतियाँ कर दूंगा। ये मैंने कल परसों नहीं पढ़ा है, मैं तैयारी करके नहीं बोल रहा। ये क्वाड विजडम है मेरे 30 35 सालों का। तो इतनी सी बात समझ लेना कि आप अगर एक ट्रू आर्टिस्ट हैं तो आपके अंदर एक विल टू क्रिएट होगी, जो जब क्रिएट नहीं हो कर रही होगी कुछ तो उससे तकलीफ हो रही होगी। आप क्रिएट करते हैं, इससे आप आर्टिस्ट नहीं बनते। विल टू क्रिएट तो सभी में है। आप क्रिएट किए बिना नहीं रह सकते, आप इससे बनते हैं एक ट्रू आर्टिस्ट। मैं कई बार अपने साथ जो हरकतें कर रहा हूँ उससे मैं तंग आ जाता हूँ। मैं रात में परेशान हो जाता हूँ, कई बार खांसते खांसते, कई बार ऐसा लगता है अभी गया अभी गया। और मैं रात में सोचता हूँ मयंक हम सही में मर जाएंगे बहनचोद, छोड़ देते हैं ये सब, बदल जाते हैं।
बट देन आई रियलाइज कि मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ। बदल के क्या करूँ, वापस वही जाकर वो सब करूँ जिससे तंग आकर मैंने ये चालू किया था। एज एन आर्टिस्ट अगर आप कभी भी ट्रांजिशन कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं या कुछ और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, व्हाई डिड यू स्टार्ट एट द फर्स्ट प्लेस। मैं आज कितने भी फंकी गाने बना लूँ, मैं वो एलिप्सी टाइप के गाने, वो बोरिंग गाने, वो दुखी गाने बनाना चाहता हूँ जो मेरा जॉनर डिफाइन करेगा। आई डोंट केयर ये लोग कैसा बोल रहे हैं उसको। ये लोग मुझे बताते हैं गाया ऐसे नहीं जाता, मैं बताता हूँ आज से 100 साल बाद देखना, लोग बोलेंगे देखो ऐसे भी तो गाया जा सकता था। क्योंकि आपको क्या लग रहा है हर व्यक्ति सारे गामा पा सीखने वाला ही गाएगा? तुम बीट पर बोल सकते हो। अब इस एक थॉट से गांड पड़ जानी चाहिए पर तुम्हारी नहीं पटेगी, और इसलिए तुम एलिप्सी नहीं हो। मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक टाइम पर एक फ़िलॉसफी होती थी। जब मैंने अपने आप से पूछा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद कि मयंक अब क्या करना है, दुनिया में सबसे बड़ा क्या कर सकते हैं, तो मेरे अंदर एक जवाब आया, मयंक हम अपनी फ़िलॉसफी बना सकते हैं। और वो सोच के मेरी गांड फट गई, क्योंकि वो एक बहुत लंबा चौड़ा कमिटमेंट है अपने आप से। मैं कितनी चीज़ों से कट गया डेलिबरेटली, मैंने अपने आप को किस किस तरीके से तकलीफ़ दी वो मैं जानता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर कोई फ़िलासफ़र नहीं हो जाता बेंचो। मैंने कॉस्मोलॉजी दी है, समझ रहे हो उस बात को? मुझे बेंचो बैठकर कॉस्मोलॉजी बनानी पड़ी, तो मैं कॉस्मोलॉजी बनाने के लिए फ़िलासफ़र नहीं बना था। और इसीलिए बहुत सारे सो कॉल्ड फ़िलासफ़र्स अपनी कॉस्मोलॉजी नहीं बनाएंगे, अपनी एपिस्टेमोलॉजी नहीं बनाएंगे, अपना मेटाफिज़िक्स नहीं बनाएंगे, मैंने बनाया। तब जाकर मैं अपने आप को एक फ़िलासफ़र बोल रहा हूँ। एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, कोशिश करूंगा हर चीज़ को मैं समझाऊं, बैठकर एक एक बात करूं जो मैं कर सकता हूं। पर ये गोल नहीं है। आई डिड वॉट आई वॉन्टेड एंड नाउ आई वॉन्टेड टू डू दिस। या तो मुझे यहाँ से और रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डिमीन कर दिया जाएगा, तो मेरे पास कटने का एक और रीज़न हो जाएगा, मैं दुनिया से और कट के रह लूँगा अगर रहा तो। और वरना अगर इन थॉट्स को फ्रिक्शन मिला, इन थॉट्स को लोगों ने एंगेज किया, तो मैं इनके पीछे का हर थॉट प्रोसेस दुनिया के सामने रखूँगा। और यही मेरा गोल है। मैंने फ़िलॉसफी इसलिए बनाई ताकि मैं साहित्य लिख सकूँ, मैंने साहित्य इसलिए बनाया ताकि मैं वो बातें कर सकूँ जो मेरी दुनिया में हो रही है। मैंने एक दुनिया बना दी पूरी की पूरी बहनचोद। तो मैंने सिर्फ गाने नहीं लिखे, मैंने उन गानों के किरदार के आसपास एक दुनिया बनाई, मैंने उनकी फ़िलॉसफी बनाई, मैंने उस पूरी दुनिया को देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और उसकी कीमत मुझे बर्बाद होकर चुकानी पड़ी। और बर्बाद का मतलब क्या है? दुनिया, हर वो चीज़ जिसे दुनिया ख़राब बोलती है, जिसे दुनिया गलत बोलती है, जिसे दुनिया सही नहीं मानती, सम और दी अदर वे आई एम एसोसिएटेड विद इट। पर आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। अगर कुछ मैटर नहीं करता तो मुझे ये बनना है। अगर लाइफ एब्सर्ड है, अगर यूनिवर्स एब्सर्ड है, तो मुझे एलएफजी होना है। अगर पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो मुझे एलएफजी होना है। अगर मैं दुनिया में सिर्फ कोई एक काम कर सकूं तो मुझे ये करना है। इसलिए हूँ मैं ये। मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता था इस समय, और मुझे ये करना था, और इस शिद्दत से पहली बार करना था, तो मैं इस तरीके से पहली बार कर रहा हूँ। पर ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अरे यार करना है, जैसे हाँ ऑब्वियसली, पर आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, और इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा ही करना था, जैसे हाँ मुझे इससे 10 गुना अच्छा करना था या तो फिर, बट वो मैं नहीं कर सकता। पर मुझे लगता है मेरे पास बहुत वक्त नहीं है, तो मुझे ये बातें करना ज़रूरी है, और इसलिए ये बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
क्योंकि ये बातें अगर मैंने नहीं की तो शायद मुझे दुख होगा। अभी तक ये बातें मुझे लिखना पसंद थी, मुझे ये बातें अपने गानों में डालना पसंद थी, अपनी फ़िलॉसफ़ी तक रखना पसंद थी, और इसलिए मैंने वो किया। और अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट को सफ़र करते देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर आर्टिस्ट कैसे गिल्ट में मर रहा होता है, क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे सिस्टम में फिट होने की कोशिश करता है जो रेपिटेशन को रिवॉर्ड करती है, जो क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड नहीं करती, जो कुछ क्रिएट करने पर फोकस नहीं करती, जो कुछ रेप्लिकेट करने पर फोकस करती है। हम वो चीज़ कॉपी करना चाहते हैं जो बिक रही होती है। हमें क्रिएट करने से पहले प्रूफ चाहिए होता है, और इसलिए हम एक अच्छे आर्टिस्ट, एक सही आर्टिस्ट नहीं होते। मैं मानता हूँ आर्टिस्ट वो है जिसके अंदर क्रिएट करने की एक अर्ज है, और हर आर्टिस्ट शुरू में उस अर्ज को रोकने की कोशिश करता है। वो अपने आप को दुनिया भर की फालतू की चीज़ों में एंगेज करता है। वो सॉलिट्यूड से, आइसोलेशन से ज़िंदगी भर भागता है, क्योंकि अपने आप को फेस करना, अपनी शैडो को इंटीग्रेट करना, इंडिविजुएशन करना, अपने आप से ऑनेस्ट होना इतना आसान नहीं होता। और अगर आपने ये सब एक बार कर लिया तो उसके बाद आप वो नहीं रहते जिसने ये सब शुरू किया था। काश मेरे अंदर वो मासूमियत वापस आ जाती, काश मैं उतना ही भोला हो जाता, काश मैं आज भी दुनिया को वैसे ही देखता जैसा मैं 25 साल में देखता था। तो शायद मैं वैसे ही होता। मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, मैं नशे नहीं करता, मैं सबकी बात मानता, मैं सबको मोटिवेट करता, मैं सबको आगे बढ़ाता, मैं सबको ट्रेनिंग देता। मैं तो एक और अमर से बनना चाहता था, मैं तो एक और मेंटोर फिगर, एक फादर फिगर, एक बनना चाहता था। और जाने में कहाँ गया, क्योंकि अगर सब कुछ मैटर करता है तो मैं मयंक गुप्ता बनता। अगर हर चीज़ मैटर करती है तो मैं मयंक गुप्ता बनता। और अगर कुछ मैटर नहीं करता तो मैं एलएफजी बनूंगा। मैं मयंक गुप्ता बना क्योंकि मैं सोचता था दुनिया की हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़ मैटर करती है। और इस थॉट से जब मैंने शुरू किया तो मैं यहाँ आकर रुका कि कुछ मैटर नहीं करता। अगर सब मैटर करता है तो मैं एलएफजी नहीं होता, मयंक गुप्ता होता। और अगर कुछ मैटर नहीं करता तो मैं यही होता जो मैं हूँ। और इसकी कीमत मैं वो ना होकर चुका रहा हूँ जो मैं हो सकता हूँ, पर मैं वो कीमत चुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये और रहना है। अगर मैंने अपना 20% एक्सप्लोर किया है तो मुझे 30 करना है, 40 करना है, 50 करना है, 60 करना है। मैं दुनिया से जितना कट पाया मुझे लगता है कम कटा। मैंने जितने गाने बनाए मुझे लगता है कम बनाए। मैंने जितना साहित्य लिखा मुझे लगता है मैंने कम लिखा। मैंने जितना सोचा मुझे लगता है कम सोचा। मैंने जितना काम किया मुझे लगता है मैंने ज़्यादा कर लिया ज़रूरत से। शायद मैं छूतिया रह जाता तो शायद मैं दुनिया को इस तरीके से देख ही नहीं पाता। पर ये ज़्यादा इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं होती। ये हर चीज़ में आपको लेयर्स दे देती है सोचने के लिए, और आप सोचने में खो जाते हो। चूतिया होना दुनिया का सबसे आसान काम है। सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है आपको चूतिया होना चाहिए। चूतिया का मतलब थोड़ा सा कम सोचने वाला, जो एकदम से सोच ना पाए, जो सोचता ही ना रहे, जिसको एक के बाद एक ख्याल ना आए। और इसीलिए जिनके साथ ये सब होता है ना, वो इन लोगों के लिए सो कॉल्ड चूती हो जाते हैं। जैसा मैं आज ये सोच रहा हूँ, कल वो सोच रहा हूँ, परसों वो सोच रहा हूँ, लड़ कुछ कर ही नहीं रहा। पर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं सोच रहा हूँ मयंक। एक बार कोई चीज़ डिसाइड कर लेना और उसे करते रहना, ये एक अलग किस्म की एबिलिटी है। बट क्योंकि मैं एक सिस्टम फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ और कर नहीं पा रहा, क्योंकि मैं क्रिएटिव इंसान हूँ, तो मैं क्या इस गिल्ट में आ जाऊँ कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। फक डिसिप्लिन ब्रो। माँ चुदाएं दुनिया की बाकी सारी चीज़ें, उठो काम करो सो, क्या रोक रहा है ये करने से। अगर तुम एक ट्रू आर्टिस्ट हो, जैसे सोचो दिल को ठेस लगी तो तुम ये बन गए, दिल टूट जाए तो, चकनाचूर हो जाए तो, अगर तुम्हारी 12 बज गई तो तुम ये बन गए, अगर तुम्हारी माँ चुद जाए जीवन की तो।
मैं पिछले 5 साल से रैप कर रहा हूँ। मुझसे कोई रैपर ये नहीं बोल सकता अबे मैं 10 साल से कर रहा हूँ। अबे तू कर रहा होगा भोसड़ी के, जिस दिन से मैं कर रहा हूँ उस दिन से मैं सिर्फ रैप कर रहा हूँ। मैं 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे कर रहा हूँ। तो तूने 10 साल में जितना किया है उतना मैंने 3 साल में कर दिया। ये 2 साल तो बोनस है, एक्स्ट्रा है। जिस दिन मुझे पता चल गया मुझे रैप करना है उसके बाद मैंने 4 चीज़ें थोड़ी की। जैसे ऑब्जर्वेटिज्म निकला तो इससे निकला है, जैसे यूँ थोड़ी कि मैंने ऑब्जर्वेटिज्म बैठ के अलग से निकाला है। मुझे पता था ना, जैसे एलएफजी की दुनिया बनाने का आउटकम ऑब्जर्वेटिज्म है, पर वो थोड़ी क्रिएट किया। अगर कंटेंट बना रहा हूँ तो वो ऑब्जर्वेटिज्म या एलएफजी की दुनिया के ऊपर बेस्ड है। वो मेरी फिलोसफी, वो मेरी साइकोलॉजी, वो मेरी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। पर ये हर चीज़ मैंने क्रिएट किया है क्योंकि मैं एलएफजी की दुनिया क्रिएट करने बैठा। तो मैंने 5 साल एलएफजी की दुनिया क्रिएट की है, जैसे यही मेरा काम है, यही मेरा पेशा है, यही मेरा रोज़गार है, और इससे मैंने बेंचो 1 रुपया नहीं कमाया। और इसलिए मैं मोटिवेट नहीं कर रहा कि देखो मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। हाँ, मोटिवेट तो कर रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ अगर तुमने 1 रुपया नहीं कमाया तो एक मोटिवेशन है। तुम्हें क्यों लग रहा है तुम्हें पैसा चाहिए? अगर तुम एक ट्रू आर्टिस्ट हो, तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम और सक्सेसफुल होना चाहिए थे? क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम और सक्सेसफुल नहीं होना चाहते थे? क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते से तुम वैसे भी कभी बहुत पैसा कमा ही नहीं पाओगे? तो अगर तुम बहुत पैसा कमाना चाहते तो वो तुम्हें आर्टिस्ट बनकर कैसे मिलता? परफॉर्मर बनो जाकर, वो करो जिसको दुनिया वैलिडेट करती है। फिर ये मत रो कि यार मैं, मेरी दुनिया, मेरी आर्ट को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरी बातों को कोई नहीं समझता। जैसे मुझे इस बात का बहुत दुख है कि दुनिया अभी भी मुझे समझ नहीं पा रही। अरे पर मैंने कुछ किया क्या? मैंने इसे प्रमोट करने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए कुछ किया क्या? नहीं ना, क्योंकि ये वो टाइम था जिसमें मैं कुछ और क्रिएट करना चाहता था। अब जब जिस दिन से, लाइक तीसरा दिन है आज मेरा ये कंटेंट क्रिएट करने का, पर 3 दिन से मैं गाने नहीं लिख पा रहा। मुझे इस बात का भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है मैं गाने क्यों नहीं लिख पा रहा। जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो मैं वो नहीं कर पा रहा। और मैं किसी भी कीमत पर लिखना नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि ये पॉडकास्ट भी एलएफजी की दुनिया के बारे में, तो मैं ये बातें कर रहा हूँ, वरना मुझे कुछ और बात नहीं करनी। मेरे पास अब जितना भी टाइम है, जितना जितना मेरा लक मुझे अलाउ करता है, वो सारा टाइम अब एलएफजी की दुनिया के लिए है। अब अगर ये मेरी सही में फ़िलॉसफी है, अगर मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी एलएफजी की दुनिया है, तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि प्रायोरिटी इसे प्रमोट करना, इसे पब्लिश करना, इससे पैसा कमाना तो रही नहीं। मैंने लिखने पे जिस तरीके से मेहनत की, क्या मैंने गाने डालने के सिस्टम को समझा? जिस तरीके से मैंने प्रोड्यूसर्स ढूंढे, क्या उस तरीके से मैंने मार्केटिंग कैंपेन्स बनाए? क्या उस तरीके से मैंने अपने काम को प्रमोट करने की कोशिश की? क्या मैंने जाकर 10-10 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार के वीडियोस बनवाए? तो मुझे ये दुख कैसे होना चाहिए कि मैं चला नहीं? अरे मैंने चलने की कोशिश ही नहीं की। पर मुझे पता है ये बात, क्योंकि क्यों मैंने ये कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे और गहरा आर्टिस्ट बनना था, मुझे वो और बनना था जो मैं बन चुका था। और वो तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक मैं अपने आप को दुनिया से पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं करता। अब क्योंकि ये बात मैं नहीं बता पा रहा तो मुझे उस बात के लिए गिल्ट होगा। मैं जितने यंग आर्टिस्ट से मिलता हूँ, 27-28 साल के, मैं अभी ये वीडियोस बनाने से पहले किसी के साथ बैठा था, और शायद ये वीडियो मैं बना भी इसलिए रहा हूँ। मैं हर उस, जैसे हाँ, एक तरीका ये कह लो कि ये वीडियो, ये सीरीज़ मेरे यंगर वर्जन के लिए है। जैसे वो जो एलएफजी बनने के लिए तैयार था पर हिचकिचा रहा था, ये कंटेंट उसके लिए है। जो जानता है कि ये करना चाहिए पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, जिसे लग रहा है अरे यार, हर वो तर्क जो बेटा तेरे दिमाग में आ सकता है, वो मैं सीरीज़ में उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम यूनिवर्स से वेट कर रहे थे कि कोई सिग्नल आएगा, तो मैं वो सिग्नल बनकर आना चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में। हर वो चीज़, हर वो आइडिया जिसे सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसे तुम्हारा क्रिटिसिज्म बोलकर तुम्हें बताया गया, मैं बोल रहा हूँ वहाँ तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी छुपी है। वो हो तुम, जो तुम्हारा क्रिटिसिज्म है। ये तुम्हारी स्किल, तुम्हारे टैलेंट के बारे में नहीं है। ये तुम्हारी सफरिंग, तुम्हारे पेन, तुम्हारे एंड्योरेंस के बारे में है। अभी मैंने किसी आर्टिस्ट से बात की तो मैंने बोला यार बहुत अच्छा कर रहा है तू, और अच्छा करना।
तो बोलता हाँ मैं अगली बार और बेटर करूँगा। मैंने और बेटर मत करना, और रियल बनने की कोशिश करना। मैंने तेरे 6 गाने सुने, पर अभी तक तेरे बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा तू कौन है, तू क्या सोचता है, तू क्या मानता है। तो तेरा साउंड बहुत यूनिक है, तू बहुत अच्छा कर रहा है ब्रो, करता रहे। पर मैं एक ऐसी एल्बम सुनना चाहूँगा जिसमें मुझे पता चले तू कौन है, तेरा पर्सनल स्ट्रगल क्या है, तेरी आइडेंटिटी क्या है, तेरी फिलॉसफी क्या है। एज अ रैपर तू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे डोंट रिप्रेजेंट मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, बैंचोत। रिप्रेजेंट हु यू आर। जैसे हाँ सीन को रिप्रेजेंट करो क्योंकि तुम्हारा कल्चर है, मुझे नहीं पता, मैं हिप हॉपर्स से थोड़ी कह रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ ये क्या प्रमोट, जैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम। जैसे MP09 क्यों रिप्रेजेंट करूँ, मैं इंदौर की बातें कर रहा हूँ। तो अगर तुम इंदौर की बातें कर रहे हो तो ठीक है, फिर तो तुम इंदौर की बातें कर रहे हो, फिर ठीक है, तुम आर्टिस्ट भी हो और तुम इंदौर की बातें कर रहे हो तो बढ़िया है। पर मैं कहना चाह रहा हूँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो बे। जैसे मुझे तो ये पता है कि मैं ऑब्जर्वेटिज्म रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे तो पता है कि मैं निहिलिज्म रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एब्सर्डिज्म रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंशलिज्म रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं फ़िलासफ़ी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं डेथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं डेयरिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ऑब्सेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं एडिक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे हाँ मैं तुम्हारे हिसाब से कुछ गलत चीज़ें भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर वो एक कैटेगरी में आती है। मैं वो पूरी कैटेगरी हूँ। मेरी खूबियाँ मुझे मैं नहीं बनाती, मेरी कमियाँ और मेरी खूबियों का कॉम्बिनेशन मुझे मैं बनाता है। तुम्हारा क्रिटिसिज्म तुम्हें तुम बनाता है बेंचोद, और तुम उसी को छोड़ना चाहते हो। तुम्हारा क्रिटिसिज्म तुम हो ब्रो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं एज एन आर्टिस्ट तुमसे करना चाहता हूँ कि वो हर बात जो तुम्हारे बारे में तुम्हारा क्रिटिसिज्म बनकर तुम्हारे सामने आती है, और ऑब्वियसली वो स्किल्स पे नहीं हो सकती। जैसे मैं ऑफ बीट हूँ तो क्या ये मेरा क्या जो क्रिटिसिज्म है, तो ये तो चूतिया आप है, मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसके बाद की चीज़ें, जैसे जो चीज़ बहर में नहीं है उसको मैं शेर थोड़ी बोलूँगा। जो चीज़ बीट पे नहीं है वो रैप थोड़ी हो सकती है। तो पर मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। जैसे जो बात तुम्हारे मुंह से निकली है क्या वो तुम्हारी है। अगर दुनिया ये बोलती है कि ये कोई साउंड है, पर अगर तुम्हें पता है कि ये साउंड है और तुम वैसे 1000 साउंड निकाल सकते हो, तो हाँ वो साउंड है, और दुनिया को निकाल के बताओ। मेरा मानना है जितने नंबर ऑफ रैपर्स हैं उतनी क्रिएटिविटी तो नहीं है। जितने नंबर ऑफ शायर हैं उतनी जिद्दत तो नहीं हो रही, उतनी शायरी तो नहीं है। कोई लिटरेचर फेस्टिवल में भीड़ लग जाती है तो क्या लग रहा है ये आर्टिस्ट हैं। या ये जैसे रैपर्स साइफर्स में पहुंच जाते हैं जो नहीं बन पाते रैपर्स, ये वो वानबी लोग हैं जो किसी और की आइडेंटिटी, किसी और की दुनिया जीने आ रहे हैं। जो दूसरों, जैसे इन लोगों ने रैप इसलिए किया था क्योंकि इन्हें अपनी बातें करनी थी, और तुम इनके रैप रिपीट कर रहे हो, तुम्हें इनकी बातें करनी है तो करो। जैसे तुम्हें इनकी आर्ट का फ़ैन होना है और उसके बाद तुम्हें वो करना है जो तुम हो। जैसे तलहा को सुना मैंने, तो मैंने कोई तलहा से रिलेट थोड़ी किया, उसने वो ज़िंदगी थोड़ी जी जो मैंने जी है। उसकी यूनिक साउंड मुझे थोड़ी पसंद आई जो मैं उसे कॉपी करने की कोशिश करूँगा। उसकी डेयरिंग पसंद आई मुझे, उसकी अदा पसंद आई मुझे, उसका बेबाकपन पसंद आया मुझे, उसकी स्पिट पसंद आई, उसकी डिलीवरी पसंद आई। उसने जैसे स्पिट किया उन बातों को बीट पे जैसे रखा वो पसंद आया, उसने जैसे पॉकेट्स ढूंढा वो पसंद आया। इसका फ़ैन हूँ मैं। पर इसके बाद क्या करूँ, वो करूँ जो तलहा कर रहा है या वो करूँ जो LFG करने आया था।
हो गया ना मैं इंस्पायर, अब जाकर क्या करूँगा? तो एक ट्रू आर्टिस्ट वो है जो अल्टीमेटली जाकर वो करता है जो उसे करना था, जो उसे पहले से पता नहीं था, जिसका कोई रेफरेंस उसके पास नहीं था। अगर कोई चीज़ अटेम्प्ट करने से पहले तुम्हारे पास उसका एक रेफरेंस है तो यू आर नॉट क्रिएटिंग आर्ट। और ऑब्वियसली जैसे मुझे पता है मैं बीट के ऊपर शायरी कर रहा हूँ, ये रेफरेंस नहीं कि मैं ये बात कहने जा रहा हूँ। हाँ, अगर वो मेरी है तो कहने जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने ये गाना सुना था इसमें मुझे ये बार गांड फाड़ लगा और अब मैं ये बार अपने तरीके से कहना चाहूँगा। क्या वो तेरा बार है? क्योंकि अगर वो तेरा बार होगा तो तू वैसे भी अपने तरीके से कह देगा। उसे डिलिबरेटली कहने की कोशिश मत कर क्योंकि तेरे फेवरेट आर्टिस्ट ने कहा था। मैंने ऑब्जर्वेटिज्म इसलिए नहीं बनाया क्योंकि निश्चय ने फ़िलॉसफ़ी की थी। निश्चय की फ़िलॉसफ़ी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे निश्चय बनना था। निश्चय बनना था इन द सेंस, अब अगर मिस्टर ज़ेड बनता मैं तो क्या करता? निश्चय ने ये किया था। तो ये होता है एक मेटाफोरिकल रेफरेंस होना कि मुझे क्या करना है। जैसे तलहा को समझने के बाद भी मुझे हिप हॉप नहीं बनाना था तो मैंने वो चीज़ें नहीं सीखी, वरना मेरे पास एक दुनिया का सबसे शानदार फ्रेमवर्क रेडी था। मुझे सिर्फ स्टडी करना था कि ये लोग कैसे कर रहे हैं और मुझे वैसा का वैसा कर देना था। पर उससे मुझे कोई स्टडी क्यों करता फिर? उससे मैं ये बातें थोड़ी कर रहा होता, फिर मैं ये बता रहा होता मैंने रैप करना कैसे सीखा, मैंने तलंजम को सुना, मैंने ऐसे किया वैसे किया। पर आज मैं इतनी बकचोदी इसलिए कर पा रहा हूँ ना क्योंकि मैंने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया जो मैंने किया, तो मेरे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नुआंसेस, उसकी ट्रायल एंड एरर, उसके फेलियर, उसकी स्टोरी सब कुछ है ना। और ये है मेरी बातें ना। तो मुझे ये करना है और जिससे भी ये करना है वो है मेरी नज़र में ट्रू आर्टिस्ट। बहन चोद, दुनिया को कब तक प्रूव करोगे? जैसे समझना, मैंने जिन्हें 28 सालों तक प्रूव किया मैं कौन हूँ, 29 सालों के बाद जब मैं एलएफजी बना, तो अगर मैंने अगले 6 महीने तक प्रूव नहीं किया ना तो ये भूल गए मैंने 28 साल क्या किया। इतनी हिलचोदी है दुनिया। तो तुम जितना भी करते रहोगे ना, तुम्हारा लास्ट वाला काउंट किया जाएगा कि तुमने किया या नहीं किया। जैसे तुम 10 लाख कमा लोगे ना तो अब तुमसे 12 लाख 15 लाख की एक्सपेक्टेशन है। अब अगर तुम्हारी खुद की एक्सपेक्टेशन है ये तुमसे, तो ये आ गया जीने में मज़ा। गो एंड सक्सीड। जैसे मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ दुनिया की सबसे लंबी एल्बम का, और मैं अपनी एबिलिटी से मात खाया इंसान हूँ। क्योंकि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना आता है, मैं यूँ बना दूंगा, सब सॉर्टेड है। पर मेरे गाने नहीं बनेंगे कभी। मेरे 1 महीने में 70 गाने बन जाएंगे, मैं वो एल्बम बना के डाल दूंगा, गाने रेडी पड़े हैं। पर मुझे वो 70 गाने चाहिए जो मैं बनाना चाहता था, वरना ये पड़ा है देख लो। ये चाहिए मुझे तुमसे। मैं चाहता हूँ तुम कुछ ऐसा क्रिएट करो जिसको लोग खोद के निकालें। जैसे मैंने काफका, कामुस, सात्रे, इन लोगों के बारे में जितना कुछ हो सकता था ना सब खोद के निकाला। कुछ ऐसा बनाने के चक्कर में जो ये बनाना चाहते थे ये कुछ ऐसा बन गए जिससे मुझे प्यार हो गया। मैंने निश्चय को बाद में पढ़ा, पहले मुझे निश्चय से प्यार हो गया। मैंने उसको देखा, मैंने उसका दर्द समझा, मुझे प्यार हो गया उससे। मैं डेविड लिंच के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता पर मुझे प्यार है उस बंदे से। जब मैं अपनी कोई कैटेगरी डिफाइन करता हूँ अपने दिमाग में तो मैं अपने आप को कहीं उस कैटेगरी में रखता हूँ। जिन जिन लोगों को तुम महान समझते हो उन उन लोगों ने देखो क्या कीमत चुकाई है। अगर तुम लोगों को वो सही में महान लगते हैं और वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के हो सकते हैं और उनमें कॉमन पैटर्न निकलेगा। जैसे अगर तुम एलॉन मस्क से इंस्पायर्ड हो और तुम्हारे रिलेशनशिप की माँ चुत जाए तो ये कोई
ऐसी बात थोड़ी है जो यार मेरे रिलेशनशिप्स खराब है, हाँ तेरी माँ चुत जाए रिलेशनशिप्स की। समझ रहे हो? दुनिया में जो सबसे अच्छी बॉडी बनाना चाह रहा है वो भी मर गया, और वो भी मर गया जो रोज सुट्टा फूक रहा है पान की दुकान पे। दुनिया में सबसे अच्छे मॉडल्स एथलीट्स मर जाते हैं जिन्होंने अपना पूरा ध्यान रखा। मैंने सुट्टा पीने वाले 70 80 60 साल के बहुत कम लोग देखे हैं, मर जाते हैं तब तक। क्या करूं? मैं घर पे लाखों रुपए देता था, सब सही चलता था। मैं 1 रुपया नहीं दे पा रहा, सब सही चल रहा है। जो नहीं चल रहा सही, वो नहीं चल रहा सही। पर मैं इसलिए थोड़ी आदत धरती पे कि इनको 1 लाख रुपए महीना दूं। मैं उनको 1 लाख रुपए महीना इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमा रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल। क्योंकि मुझे वो कमाने में मज़ा आ रहा था, मैं अपने तरीके से कमा रहा था, तो मेरे लिए उतना काफ़ी था क्योंकि मैं वो करके कमा पा रहा था जो मैं करना चाहता था। मुझे 4 दिन ट्रेनिंग करनी है, 3 दिन करनी है, 2 दिन करनी है, पर जो भी करता था प्रोजेक्ट में बहुत ध्यान से सुनता था क्योंकि हर प्रोजेक्ट पे मेरे 20 25 घंटे 30 घंटे जाते थे। तो मेरे लिए हमेशा ये मैटर करता था कि इवेंचुअली इन सब चीज़ों से मैं बनूंगा क्या, क्या मैं अल्टीमेटली वो बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। क्योंकि पैसा तो मैं समाऊँ ऐसे वैसे, जैसे मुझे 1 1.5 लाख रुपए ही कमाना है तो वो तो मैं 10 तरीके से कमा लूँगा, पर वो कौन सा तरीका है जो मेरे विजन मेरे वैल्यूज़ के साथ सबसे ज़्यादा अलाइन होता है। तो एक लेवल तक मैं वो करता चला गया, और फिर एक लेवल के बाद आई रियलाइज़ कि काम करना ही मेरी वैल्यूज से अलाइन नहीं कर रहा। अब मैं एक ऐसे लेवल पर आ गया हूँ कि मुझे इन्हीं चीज़ों को अपना काम बनाना पड़ेगा, वरना मैं ज़िंदगी भर फ्रस्ट्रेटेड रहूँगा। मैं जितना कॉम्प्रो कर सकता था मैंने उतना किया, मैं जितना मजबूर होकर काम कर सकता था मैंने किया, मैं जितना अपने आप को फोर्स कर सकता था पुश कर सकता था मैंने किया। पर हर वो दिन जब मैंने क्रिएट नहीं किया, आज शायद उसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। हर बार जब मैंने कुछ क्रिएट करने की चाहत की और मैं क्रिएट नहीं कर पाया, तो वो चिढ़, वो भड़ास, वो गंदगी मेरे अंदर भर गई। मैं सालों तक अपने आप से भागता रहा कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, अरे ये सब थोड़ी करेंगे, अरे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और उस चक्कर में मैं अपनी वैल्यूज़, अपनी चीज़ों से, अपने ड्रीम्स से सेक्रीफाइस करता रहा, कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा। पर आज मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। वो चीज़ें जो दुनिया के लिए लग्जरी हैं वो मैं नहीं ले सकता, इसके अलावा और क्या है। पर वो हर चीज़ जो दुनिया के लिए लग्जरी है वो मेरे लिए सहूलियत है। मैं कल जो करना चाहूँ करने के लिए फ्री हूँ। मैं आज रात में ये वीडियोस बनाने के बाद जो करना चाहूँ करने के लिए फ्री हूँ। मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, मैं किसी को ऑब्लाइज नहीं हूँ, मैं अपना टाइम किसी को नहीं दे रहा। क्योंकि पैसा कमाना पॉइंट नहीं है, पॉइंट है आपके पास लिमिटेड टाइम है, वो आप खुद को देना चाहते हो या दूसरों को। और इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को रियलाइज़ करो कि अगर आप एक ट्रू आर्टिस्ट हो तो कब तक अपने आप से भागोगे। अगर आप एक ट्रू आर्टिस्ट हो तो आपका काम आर्ट क्रिएट करना है, घर चलाना नहीं है। चलाना पड़ता है, समहाउ फिगर आउट करोगे, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पर ये समझने से मेरी बात गलत नहीं हो जाएगी। तुम अगर एक ट्रू आर्टिस्ट हो तो तुम्हारा काम फिर भी आर्ट क्रिएट करना है, भले ही फिर पैसा देना हो घर पे। तो ये नहीं कि पैसा तो देना है ना घर पे, हाँ तो देना है घर पे, हालांकि नहीं देना, पर तुम नहीं समझोगे आज। प्रेमचंद ने क्यों नहीं दिया पैसा घर पे, जॉन एलिया ने क्यों नहीं दिया पैसा घर पे, कामुस ने, निच्छे ने क्यों नहीं दिया पैसा घर पे। और अगर इतनी जिम्मेदारियां तो क्यों पाल रखी हैं, और अगर इतनी जिम्मेदारियां पाल रहे हो तो क्यों ट्रू आर्टिस्ट बनना चाहते हो। जैसे इतने घंटे बोल रहा हूँ इस टॉपिक पे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, बहुत थिन थिन लाइनें होती हैं, 2 2 सेकंड में अदरवाइज ली जा सकती है मेरी कोई भी बात।
मुझे कई बार सोच कर बोलना पड़ता है कि मैं ये कहना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि यही तो कहना चाह रहा हूँ, यही तो इसीलिए तो ओरिजिनल है, वरना मुझे क्लियर नहीं होता। किसी और की जैसे मेरे सर कुछ बताते थे, हाँ तो कैसे एक लाइन में बता देता हूँ, मेरे सर मुझे ये बताते थे, क्यों? क्योंकि पता है ना क्या बताते थे, 10 बार सोचा है ना। पर ये बातें मैं पहली बार आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, और इसीलिए शायद मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें मुझे प्रिपेयर करके करना पड़े तो शायद मुझे फिर चिढ़ आएगी, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाह रहा था। मैं इस पे 10 घंटे नहीं लगाऊंगा प्रिपेयर करने में। प्रिपेयर करना है तो मैं गाना प्रिपेयर करूँगा। तो कुल मिलाकर हर चीज़ आप इसलिए नहीं करते हो कि पैसा कमाओ, आप पैसा इसलिए कमाते हो ताकि आप आर्ट बना सको। तो ये समझो, पैसा कमाओ या ना कमाओ, आर्ट बनानी है। और अगर ये थॉट आपके अंदर नहीं आ रहा तो फिर आप ट्रू आर्टिस्ट नहीं हो। अपने हिसाब से डिफाइन करते रहो जैसे मैंने कर दिया। पर अगर आपके अंदर क्रिएट करने की भूख है, अगर आप किसी और के लिए क्रिएट करने से पहले खुद के लिए क्रिएट करते हो, अगर आप बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के स्टार्ट करना चाहते हो, हिम्मत करते हो, अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जो आपका यूनिक हो, जो उस तरीके से किसी ने पहले अटेम्प्ट नहीं किया, भले ही फिर आप कुछ भी क्रिएट करो, पर वो है एक ट्रू आर्टिस्ट। मैं जब कॉर्पोरेट ट्रेनर था तब भी मैं ट्रेनिंग्स को इस तरीके से देना चाहता था जैसे ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती, और इसीलिए शायद मुझे वो फीडबैक, वो अप्रिसिएशन, वो रिजल्ट्स मिलते थे जो मुझे मिलते थे। क्योंकि क्रिएटिविटी का कोई और चैनल नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग करता था तो सारी क्रिएटिविटी वहाँ निकाल देता था। और जब भी वो बातें करनी पड़ती थी जो मैं नहीं करना चाहता था, अननेसेसरी का मोटिवेशन, और अच्छा करो और अच्छा करो, मैं देख सकता हूँ जब हर व्यक्ति मेरे सामने जो बैठा है वो अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है, तो मैं एक ही बात सबसे कैसे बोलूँ, और मुझे बोलना पड़ती थी। अब तो मैं बात ही अपने लोगों से कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तो मैं अपनी स्पेस में बात कर रहा हूँ, ये बातें किसी को पसंद आती हैं तो ठीक है, वरना उसे ये पता चल जाएगा यहाँ ऐसी बातें होती हैं। अभी मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ अच्छी बातें हैं, सुनो ये सुनो, सुनो सब बकवास है, ये काम का है, नहीं ना। अगर ये काम का लग रहा है तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या काम का लग रहा है? अगर तुम्हें दुनिया काम की लग रही है तो यहाँ क्या चूतिया कर रहे हो? अगर दुनिया काम की नहीं लग रही तो तुम 24 घंटे यहाँ क्यों नहीं हो? और इसके बीच में फंसा है इंसान। एक वो आर्टिस्ट जिसके अंदर पोटेंशियल तो है आर्टिस्ट होने का, पर उसको समाज की जिम्मेदारियाँ, उसको ये मान्यताएं, उसको ये परंपराएं, उसको ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली वो करने नहीं देती उसको। उसके संस्कार कहीं ना कहीं रोक देते हैं ये सब करने से। पर अगर तुम्हारे संस्कार सही में तुम्हारे होते तो क्या तुम ये सब कर रहे होते? तुम ये बकचोदी कर रहे होते मेरे साथ बैठकर? संस्कार तो मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे मिले थे, पर वो मेरे केस में वर्क नहीं किए ना। मुझे क्या नहीं पता सही और गलत के बारे में, फिर भी मैं ऐसा बन गया ना। तो अगर तुम भी सब कुछ जानते हुए वैसे बन गए हो, जैसे तुम 6 सिगरेट पी रहे हो और 10 नहीं पी रहे, तो मैं क्या तुम्हें बताऊं कि सिगरेट नुकसानदायक है, छोड़ दो, चूतिए? पता नहीं है तुझे? तो 6 क्यों पी रहा है? और जब 6 पी रहा है तो फिर क्यों सोच रहा है मैं सिगरेट क्यों पी रहा हूँ? तुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों पी रहा है? जैसे ये नहीं कि सिगरेट पीते रहो, पर अगर सिगरेट पी रहे हो सब कुछ जानने के बाद तो ये तो समझने की कोशिश करो कि तुम सिगरेट पी रहे हो क्योंकि तुम्हें पसंद है पीना। छोड़ सकते हो तो छोड़ दो ना, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? लिखना छोड़ सकते हो, आर्ट करना छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। ये मेरा पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है, अगर नहीं छोड़ सकते तो सब छोड़ दो इसके लिए। सब छोड़ दो बहनचोद। हमें लगी तो रहा ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तुम आने वाली जनरेशन्स की चिंता करो। तुम इस बात की चिंता मत करो कि दुनिया क्या सोचेगी। तुम इस बात की चिंता मत करो कि अरे कैसे गुजारा चलेगा, कैसे होगा, सब हो जाएगा। और जितना ख़राब हो जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये तुम्हें लगी तो रहा है कि ये ख़राब हो रहा है, पर ख़राब होने से पहले सवाल ये कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे, तुम इस स्टेज पर कैसे आए कि तुम ये कॉन्वर्जेसन सुन रहे हो।
क्यों तुम्हारे मन में ये सवाल आया कि तुम एक ट्रू आर्टिस्ट हो या नहीं हो? मेरा मानना है टाइम पर एलएफजी की दुनिया ही एक ऐसी डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति इससे जेन्युइनली कनेक्ट कर रहा है तो वो हर उस व्यक्ति से कनेक्ट करेगा जो कनेक्ट कर रहा है एलएफजी की दुनिया से। और इसीलिए मैं इसे कल्ट जैसा वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, वरना कल्ट का मतलब कोई मैं जैसे गाने बनाने की तो एनर्जी नहीं, कल्ट क्या बनाएंगे। पर कल्ट का मतलब वही वाली बात है कि एक स्ट्रॉन्ग विचारधारा जिसमें तुम बिलीव करते हो। अगर तुम नथिंग में बिलीव करते हो तो ब्रो यू विल क्रिएट समथिंग, क्योंकि नथिंग से ही विल टू क्रिएट निकला है। नथिंग था तो नथिंग है क्यों नहीं, क्योंकि नथिंग में एक विल टू क्रिएट है। जब आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि नथिंग मेक सेंस, नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग, बिना डरे, बिना ये सोचे कि कैसे करूँगा, कैसे होगा, कैसे मैनेज करूँगा। देखो तुम वैसे भी जो कर रहे हो सब चूतियाप है, तो तुम ये वाला चूतियाप क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तुम छोड़ भी नहीं पा रहे हो। अगर छोड़ पा रहे हो तो मैं फिर कह रहा हूँ छोड़ दो, पर मेरे कहने से नहीं होता, मैं किसकी मानूँगा। पर मैं वो बातें ज़रूर कर रहा हूँ जो शायद मैं भी सुनता, और ये बातें मैं इसलिए सुनता क्योंकि सामने वाला मेरे ऊपर प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, वो मेरे को सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं ये बातें इसलिए सुन रहा होता, अगर मैं ये वीडियो देख रहा होता तो, कि मेरी बातें वैलिडेट हो रही हैं। अगर मेरी बातें वैलिडेट होती हुई नहीं दिखेंगी एक वीडियो में तो मैं वो वीडियो वैसे भी क्यों देखूंगा? मैं उस वीडियो को क्रिटिसाइज़ करने थोड़ी जाऊंगा अलग से। मैं इतना कितना फालतू हूँ? जैसे अगर तुम मेरी बातों से अग्री नहीं करते तो तुम यहाँ क्या कर क्या रहे हो? या तो तुम्हें ये तरीका, जैसे मैंने ये हर चीज़ ऐसा सेट, जैसे एक मूड सेट किया है ना, तो ये तो बहुत डल मूड सेट किया मैंने। अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है या ये ठीक लग रहा है, या ये चीज़ें ऐसी होने के बाद भी तुम कंज्यूम कर पा रहे हो, तो ये सिर्फ मेरे बारे में कुछ थोड़ी बता रहा है, ये तुम्हारे बारे में भी तो बहुत कुछ बता रहा है। तो कुछ तो ऐसा है ना मेरे बारे में, अगर मैंने इन चीज़ों को ऐसा रखा हुआ है जैसा मैं एग्जैक्टली चाहता हूँ, और फिर ये तुमसे रेजोनेट कर रहा है। अगर ये बातें तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती तो तुम ये बातों को क्यों सुन रहे होते? क्योंकि मैंने मेक श्योर किया कि ये बातें ना सुनी जाएं। मैंने मेक श्योर किया ये बातें मैं इतना धीरे धीरे करूँगा, ये बातें मैं इतने कम लोगों से करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं आना मेन स्ट्रीम में, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम को कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बनी। ये एक व्यक्तिवादी सोच है, ये समाज का भला नहीं चाहती। तो हर कॉन्टेक्स्ट में हर बात नहीं करोगे। जब कोई भगवान की बात कर रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगा पैसा तो ज़रूरी है। उसी तरीके से जब मैं ये बातें करूँगा तो फिर ये बातें नहीं होंगी कि अरे पैसा तो कमाना है। नहीं, हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट है। जब किसी चीज़ का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो निहिलिज्म एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, और अगर निहिलिज्म ने कोई कॉन्टेक्स्ट सेट किया तो मेरी बातें मेक सेंस करेंगी। तो इफ़ यू बिलीव इन द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, इफ़ यू बिलीव कि ये अल्टीमेटली कुछ भी अडप नहीं करेगा, तो ब्रो जो एक चीज़ अडप करेगी वो है फिर आर्ट। और आर्ट वो है जो आप अपने आप से ट्रू होकर, वल्नरेबल होकर निकालते हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब वो कुछ सुनना चाहता है, और तब दुनिया की शोर से अलग हटकर आपके पास उसे ऑफ़र करने के लिए क्या है, ये मैटर करता है शायद। इसलिए मैं ये बनाता हूँ जो बनाता हूँ। एक दिन मुझे लगता है जब किसी का दिल टूटेगा ना, और अगर मेरे जैसे किसी का दिल टूटेगा तो शायद ये गाने हैं जो हील करेंगे। ये विज़न, ये थॉट प्रोसेस लेकर मैं गाने बनाता हूँ। पर मेरा गोल ये गाने बनाकर डाल देना, प्रमोट करना, पब्लिश करना नहीं है, क्योंकि मैं वो फेमस और सक्सेस वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मैं ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली, क्रिएशन वाली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जहाँ मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, जहाँ मेरा टाइम सिर्फ मेरा है, जहाँ मुझे 3 4 5 गिने चुने लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। अब क्योंकि मैंने वो गाना बना लिया है, अब क्योंकि मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं, अब क्योंकि ये वो साउंड है जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता था, अब मैं वो काम लेकर बाहर आ रहा हूँ। पर मैं काम इसलिए बाहर लेकर नहीं आ रहा क्योंकि अरे मुझे काम लाना है। जैसे अच्छे हैं वो लोग जो गाने नहीं डाल रहे रैपर्स, कम से कम बकचोदी तो नहीं कर रहे। जो रोड गाने डाल रहे हैं और फिर भी वो गाने नहीं डाल रहे जो उनके बारे में, तो वो अगर वो हट भी गए तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरे गाने ना आना सभ्यता का नुकसान होगा, मेरा मानना है। पर कल परसों किसी का नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए ये गाने अभी डालने के बारे में नहीं है। पर अगर ये गाने बने ही नहीं तो मैं क्या बताऊँगा? क्योंकि लाइफ मीनिंगलेस हो या ना हो, मुझे लगता है कि आई नीड टू जस्टिफाई माई एग्जिस्टेंस। ये नहीं लगना चाहिए मुझे, पर कहीं ना कहीं लगता है मुझे।
अगर मेरे को ये हुनर मिला है, अगर ये मुझे तकलीफ़ मिली है, तो मैं इसको एम्ब्रेस करूँगा। मैं जब अपने आप को महान बोलता हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं उसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ, वहाँ तक लेकर जाता हूँ। और इस अटेम्प्ट की वजह से मैं महान होता हूँ। मैं आउटकम की वजह से नहीं होता। मैं अपने अप्रोच की वजह से महान होता हूँ। मैं इसलिए महान होता हूँ क्योंकि मैं किसी से वैलिडेशन सीख नहीं कर रहा, मैं वो क्रिएट कर पा रहा हूँ फाइनली जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ये सारी बातें मेरी ओरिजिनल बातें हैं। ये वो बातें जो मैंने की हैं पहली बार। ये वो बातें हैं जो, जैसे कौन निहिलिस्ट है जो सामने आकर बोल रहा है कि मैं निहिलिस्ट हूँ, तुम भी निहिलिस्ट हो जाओ। क्योंकि ये बातें थोड़ी की जाएंगी। पर मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे ये बातें नहीं करनी होती तो मैं बातें ही नहीं कर रहा होता। अब अगर मुझे जाकर उन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी विचारधारा रखनी है, अपनी बातें रखनी है, तो मैं इसलिए नहीं रख दूंगा क्योंकि मुझे बातें रखनी है। मैं वो बातें रखूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये वो बातें जो मैं करना चाहता हूँ, भले कोई सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। अगर नहीं सुनना चाहेगा तो मैं ये बातें नहीं करूँगा। इसी तरीके से रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा, शायद पब्लिश नहीं करूँगा, शायद पोस्ट नहीं करूँगा। पर ये वो चीज़ है जिसका मुझे इंतज़ार था। हो सकता है जैसे मैंने एलवीज़ी की दुनिया बनाई, उसी तरीके से मेरा बेस्ट केस सिनेरियो ये हो कि मेरे 10,000 घंटे का कॉन्वर्सेशन ऐसे रिकॉर्ड हो जाए। मेरे पास इतनी बातें करने के लिए, वो तो मैं शुरू नहीं कर रहा क्योंकि अगर एक टॉपिक भी शुरू किया तो फिर मैं उसकी एंड तक जाना चाहता हूँ। और हर बार कोई नया सिलसिला होगा, मैं उसी में मीनिंग क्रिएट करने लगूँगा, उसे एक सीरीज़ की तरह देखूँगा। मुझे एलएफजी की दुनिया का छोटा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करना था, मैंने 8 घंटे की सीरीज़ बना दी। मुझे 1.5 मिनट की 3 रील्स बना देनी थी, पर मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। मैं ये हूँ। मैं चाहता हूँ अगर कोई मुझ तक पहुँचे तो ये चीज़ों को कंज्यूम कर कर पहुँचे, 1.5 मिनट की 3 रील देख कर ना पहुँचे मेरे पास। मैं चाहता हूँ जो मेरा ट्रू फैन हो, जो मेरा कल्ट हो, जो जो मेरे लोग हों जो एलएफजी बने कल को, या जो अपने आप को एलएफजी माने, ये लोग वो हों जो गहरा इंट्रोस्पेक्शन करें, जो कंफर्ट जोन की माँ चोद दें, जो हर चीज़ उस लेवल पर क्रिएट करने का इंटेंट रखें जैसी कभी हुई नहीं। दिस इज़ वॉट द फिलोसफी ऑफ एलएफजी इज़ ऑल अबाउट। अगर आप इन बातों से रेजोनेट करते हैं तो आई बिलीव दैट यू शुड गो ऑल इन, वरना कमी तो गीता में निकाली जा सकती है। मैं क्या हूँ।